आज़ाद हिंद फौज। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज़ाद हिंद फौज के बारे में कितना जानते हो तो आप कहोगे कि हाँ, ये एक आर्मी थी जिसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे और जिसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। बस हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में भी बस इतना ही बताया गया है। पर क्या सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बस इतना ही योगदान है या फिर इसको जानबूझकर पहले के नेताओं द्वारा छुपाया गया है? वो सब बातें बाद में। आज इंटरनेट का ज़माना है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आज़ाद हिंद फौज की सच्चाई बताऊं कि कैसे आज़ाद हिंद फौज ने भारत से बाहर रहकर अखंड भारत की पहली सरकार बनाई थी और कैसे इस 40 से 50 हज़ार की आर्मी ने ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। दोस्तों, ये वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी को कवर किया था, जिसमें हमने उनके बचपन से लेकर जवानी तक की कहानी को समझा था और जिसमें हमने जाना था कि कैसे सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करने के बावजूद उसको ठोकर मारकर भारत आ जाते हैं और कैसे सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के साथ टकराव होता है, जिसमें वो गांधी जी के नॉमिनेटेड व्यक्ति को कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हरा देते हैं और कैसे उनको मजबूरीवश कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ता है और बाद में वो 1941 में भारत को छोड़कर जर्मनी चले जाते हैं। अब दोस्तों, आगे की कहानी इसके बाद से, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1940 के दशक में जब वर्ल्ड वॉर 2 जोरों पर था तब रास बिहारी बोस, जो कि खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस 1915 से जापान में रह रहे थे। ये उन रिवॉल्यूशनरी लीडर में से एक थे जिन्होंने गदर म्यूटिनी को ऑर्गेनाइज किया था। रास बिहारी बोस ने जापान में हिंदू महासभा की एक ब्रांच भी खोली थी जिसके वो पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। तो 1941 के समय जब जापान ने एली फोर्स के आगे वॉर का ऐलान कर दिया तो रास बिहारी बोस इसमें आगे आ गए। उनको ये समय एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा कि यही वो समय है जब भारत ब्रिटेन से आज़ाद हो सकता है और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के सबसे कट्टर दुश्मन जापान को चुना। इसमें उन्होंने जापान की मदद से जापानियों के कैद में रह रहे जितने भी भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको एक साथ इकट्ठा किया और 1942 में एक आर्म फोर्स की स्थापना की जिसका नाम था INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, और जिसको कि लीड कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह उन्हीं प्रिजनर्स ऑफ वॉर में से एक थे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जापानीज भारत की मदद क्यों कर रहे थे? तो इसका जवाब है कि जापानियों का कहना था कि एशिया इज फॉर एशियाटिक, यूरोप वाले अपने देश भागे, प्लस कि उस वक्त जापान को ज़मीन की बहुत बड़ी भूख थी। आप जानते हो कि जापान में खेती लायक कोई भी ज़मीन नहीं है और वहाँ पर कितने सारे भूकंप आते हैं। तो जापान ने सोचा कि एशिया में उसका एक साथी होना चाहिए जो उसके इस मकसद को पूरा करे और साथ में वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन भी हो, और एज यूजुअल उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन था भारत। इधर ये सब चीज़ चल ही रहा था कि जापानीज आर्मी और कैप्टन मोहन सिंह के बीच एक मतभेद हो गया। जापान की आर्मी INA को अपने तरीके से यूज करना चाह रही थी, जबकि कैप्टन मोहन सिंह को लग रहा था कि कहीं वो ब्रिटिश इंडिया के सामने जापान की पपेट की तरह ना लगने लगे। उनको युद्ध में एज ए इंडिपेंडेंट नेशन की तरह लड़ना था। पर आगे चलकर जब ये बातें नहीं सुलझी तो दिसंबर 1942 में INA को डिसबैंड कर दिया गया। जितने भी INA के मेंबर थे वो सभी रिजाइन कर दिए और वो फिर से प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में वापस चले गए। दोस्तों, 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर निकले थे तो वो अफगानिस्तान के रास्ते सबसे पहले सोवियत यूनियन और उसके बाद जर्मनी पहुंचे थे। वहां उनका इरादा था कि हिटलर की मदद से जर्मनी में रह रहे जितने भी भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने आए थे, उनकी एक सेना खड़ी की जाए और भारत को आज़ाद कराया जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मई 1942 में एडोल्फ हिटलर के साथ एक मीटिंग की और जर्मनी की मदद का आश्वासन लिया। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जर्मनी में फ्री इंडिया लीगन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसमें उन्होंने जर्मनी में रहकर भारतीयों को संबोधित किया। इसमें ऐसा पहली बार हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर बुलाया गया था। पर दोस्तों, इससे पहले नेताजी कुछ कर पाते, अमेरिका और इंग्लैंड अब जर्मनी पर हावी होने लगे थे और मजबूरीवश नेताजी को जर्मनी छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इधर सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में अपनी सेना खड़ी कर रहे थे तो जर्मनी में रह रहे जापान के एम्बेसडर ओशिमा हिरोशी उनकी इन हरकतों को देख रहे थे। वो सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप स्किल से बहुत प्रभावित हुए थे और इसलिए जब जर्मनी हारने लगा तो उन्होंने जापान की सरकार की तरफ से सुभाष चंद्र बोस को इन्वाइट कर लिया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी सबमरीन का यूज किया गया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 11 मई 1943 को टोक्यो पहुंचे, जहां पर वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो से मिले और फिर वहां से वो सिंगापुर आ गए
और फिर 4 जुलाई 1943 का वो दिन था जब रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इससे पहले आज़ाद हिंद फौज जब कैप्टन मोहन सिंह के हाथों में था तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही थे, पर सुभाष चंद्र बोस के आने से जो उस इलाके में जितने भी भारतीय रहते थे वो भी अब आज़ाद हिंद फौज में पार्टिसिपेट करने लगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 के दिन सिंगापुर के टाउन हॉल में एज ए सुप्रीम कमांडर के तौर पर आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला और पहली बार दिल्ली चलो का नारा दिया। इसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जितने अच्छे फाइटर थे उतने ही बड़े एक पॉलिटिशियन भी थे और ये इस बात से पता लगता है कि जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला तो उन्होंने 3 महीने के अंदर ही आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कर दी, जिसका फायदा ये हुआ कि पिछली बार की तरह आईएनए और जापानीज आर्मी के बीच जो मतभेद हुआ था वो अब नहीं हो रहा था। अब आईएनए की अपनी एक आइडेंटिटी थी, अपनी एक सरकार थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रहकर अखंड भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई जिसमें कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जिसको कि जर्मनी, जापान, इटली, चीन समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। इसमें आज़ाद हिंद सरकार का अपना एक बैंक था, अपनी एक करेंसी थी जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर थी और साथ में एक डाक टिकट भी था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ ही वो अंडमान निकोबार चले गए, जहां उन्होंने सबसे पहले उनका नाम बदला और बाद में अखंड भारत की पहली आज़ाद भूमि पर तिरंगा फहराया। इसमें उन्होंने जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान बनाया और साथ में एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जय हिंद का नारा दिया, जो कि आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में कॉमन है। 23 अक्टूबर 1943 का वो दिन था जब ऑफिशियली आज़ाद हिंद फौज ने अमेरिका और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इसमें वो सबसे पहले रंगून को ब्रिटेन से आज़ाद कराते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़े थे, जहां उनका प्लान था कि इधर नॉर्थ ईस्ट से घुसते हुए वो भारत के गंगेटिक प्लान में इंटर करेंगे और जहां भारत के अंदर से भी उनको सपोर्ट मिलेगा और ब्रिटेन से भारत हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में अपना सबसे फेमस भाषण दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस से इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी वो महात्मा गांधी की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने अपने रेजिमेंट का नाम भी महात्मा गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट इस तरह रखा था। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को रेडियो से महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था और पहली बार वहीं पर उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में एक महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था रानी की झांसी रेजिमेंट। और अगर आप सोच रहे हो कि इस रेजिमेंट का काम घायलों का इलाज करना, सैनिकों को पानी पिलाना इतना तक ही सीमित था, तो आप गलत हो। ये रेजिमेंट बाकायदा एक ट्रेंड मिलिट्री रेजिमेंट थी जो कि लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज जब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में अंग्रेजों से लड़ रही थी तो इनिशियली में उनको बहुत सक्सेस भी मिला था। आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोरयांग शहर को जीतकर वहां पहली बार तिरंगा फहराया था और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। इस नॉर्थ ईस्ट के युद्ध को वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे डेंजरस बैटल ग्राउंड कहा जाता है, जहां पर चारों तरफ जंगल और पहाड़ था, आने जाने का कोई साधन नहीं था, रोड नहीं था, पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और एक मामूली सी सेना अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही थी, एक देश को आज़ाद करा रही थी। दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने लगा। उधर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली और इधर जापान अब अपनी जीती हुई ज़मीन को हारने लगा और आज़ाद हिंद फौज जिसने सोचा था कि भारत के अंदर से उनको सपोर्ट मिलेगा वो नहीं मिला और साथ में जो जापान की तरफ से हेल्प मिल रही थी वो भी अब मिलना बंद हो गई। उनका जो फूड सप्लाई था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया था। और फाइनली सुभाष चंद्र बोस जो कि एक आज़ाद भारत का सपना देख रहे थे, जो कि दिल्ली चलो का नारा जिन्होंने दिया था, जिनको कि रेड फोर्ट पर भारत का तिरंगा लहराना था, वो सपना उनका अधूरा रह गया। दोस्तों, बस अब इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में, जिसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री को देखेंगे और साथ में द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल को समझेंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और ये वीडियो भी बाकी है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।